Good evening everyone. In this video we are discuss about highly important charter acts. So let's begin. Charter acts को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एक्ट है, पहले उसको देख लेते हैं। एक्ट ऑफ 1786। इस एक्ट में गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस। ठीक है, देखो जब कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया जा रहा था एज ए गवर्नर जनरल की तरह, तो इसने अपनी दो डिमांड रखी थी। पहला डिमांड क्या रखा था इसने कि इसको जो है ओवरराइडिंग पावर दी जाए। किस पे? ओवर काउंसिल के डिसीजंस पे। ठीक है, और इसने अपना दूसरा डिमांड क्या रखा था कि इसको जो है इसको भी ऐड किया जाए। ही आल्सो बी इन कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ कौन हुआ करते थे? वो मिलिट्री के ऑफिशियल्स के हेड हुआ करते थे। इसने बोला कि अपना डिमांड रखा कि मुझे इसमें भी ऐड किया जाए, इसलिए एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें गवर्नर जनरल ज़्यादातर पूछता है और बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बट हाँ, इस एक्ट में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से। ये हमारा फर्स्ट चार्टर एक्ट है। इसके गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल जॉन शोर। इस एक्ट के फीचर्स देख लेते हैं। देखो, इस एक्ट को लगाने के बाद यहाँ पर कंपनी की जो चार्टर थी ट्रेड करने की इंडिया के साथ, उसको नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया। इसमें क्या किया गया? एक्सटेंडेड कंपनी चार्टर टू ट्रेड। किसके साथ? इंडिया के साथ बढ़ा देगी। कितने ईयर के लिए? 20 ईयर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है कि यहाँ पर हमने एक्ट ऑफ 1786 में देखा था कि यहाँ पर कमांडर इन चीफ में उसको ऐड किया जाना था ना, ऐड को मतलब कॉर्नवालिस को, ये अपने उसने डिमांड रखे थे। बट इसमें क्या होता है कि कमांडर एंड जो चीफ हैं वो मेंबर नहीं होंगे काउंसिल के। कब तक? जब तक कि उनको अपॉइंट ना किया जाए। किसके द्वारा अपॉइंट ना किया जाए? रॉयल के अप्रूवल के बिना। जब तक रॉयल यहाँ पर अप्रूवल नहीं देगा तब तक इनका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और भी यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट थी, जैसे कि गवर्नर जनरल हो गया, गवर्नर हो गया, और चीफ इन कमांडर इन चीफ हो गया। इनको रॉयल के अप्रूवल के बाद ही यहाँ पर अपॉइंट किया जाता था। किसको? गवर्नर जनरल और गवर्नर एंड कमांडर इन चीफ। विदाउट रॉयल के अप्रूवल के इनको अपॉइंट नहीं किया जाता था। ठीक है, और जो कंपनी के ऑफिशियल्स हुआ करते थे, कंपनी के ऑफिशियल्स वो इंडिया को छोड़ नहीं सकते थे, कंट्री को छोड़ नहीं सकते थे। नॉट लीव अ कंट्री विदाउट परमिशन के। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको माना जाएगा कि भाई उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। ठीक है, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको ट्रीटेड किया जाएगा एज अ
रेजिग्नेशन, कि उन्होंने भाई अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। और भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि यहाँ पर कंपनी को पावर दी गई थी लाइसेंस देने की। कंपनी जो है लाइसेंस दे सकती है, किसको लाइसेंस दे सकती है? किसी भी इंडिविजुअल को या फिर कंपनी के ऑफिशियल्स को या फिर एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर अफीम का जो है शिपमेंट होने लग गया चाइना में। इसकी वजह से क्या हुआ कि अफीम का जो है शिपमेंट होने लग गया। कहाँ पर? चाइना में। ठीक है, इसके लिए कंपनी को यहाँ पर मतलब ये जो लाइसेंस देने की प्रक्रिया थी, इसको दिया गया था पावर। इसके लिए यहाँ पर कंपनी को यहाँ पर 5 लाख पाउंड जो है एनुअली पे करना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। 5 लाख पाउंड एनुअली पे करना पड़ता था। टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि यहाँ पर जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन थी, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी को यहाँ पर सेपरेट कर दिया गया था। जुडिशरी को क्या किया गया था? अलग कर दिया गया था। मतलब इसके जो भी फंक्शंस थे उसको अलग कर दिया गया था। ठीक है, एंड माल अदालत को एबॉलिश कर दिया गया था। माल अदालत क्या थी? मतलब जो भी प्रोविंसेस हुआ करती थी उनकी लोकल अपनी अदालत हुआ करती थी, उसको यहाँ पे एबॉलिश कर दिया गया। तो गाइज ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो चार्टर एक्ट है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अगर इस चार्टर एक्ट की रीजंस की अगर बात करें कि इस चार्टर एक्ट को क्यों लगाया गया था, तो इसका जो मेन रीज़न है, बिजनेस इंटरेस्ट जो था इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा राइज होने लग गया था। क्यों राइज होने लग गया था? क्योंकि यहाँ पर नेपोलियन जो है यूरोपियंस का पोर्ट बंद कर दिया था ब्रिटेन्स के लिए, जिसके वजह से यहाँ पर बिजनेस इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। और जो दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो एंड करना चाहते थे कंपनी की मोनोपोली ट्रेड को। इसका फर्स्ट फीचर जो है, यहाँ पर एंड कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को। ट्रेड जो मोनोपोली था उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के, एक्सेप्ट कुछ को छोड़कर, जैसे कि ट्रेड इन टी और ओपियम विथ चाइना। चाय और ओपियम को छोड़कर यहाँ पर जितनी भी मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पर जो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी थी उसको ओपन कर दिया गया ब्रिटिश के मर्चेंट्स एंड अदर यूरोपियंस के लिए। ट्रेड अपॉर्चुनिटीज से क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट्स हुआ? पहला कि यहाँ पर इकोनॉमी कंपटीशन बढ़ गई। इकोनॉमी कंपटीशन इंक्रीज हो गई। और दूसरा यहाँ पर
एजुकेशन एंड नॉलेज। थर्ड जो यहाँ पर प्रमोशन हुआ वो क्या हुआ, रिलीजियस फ्रीडम एंड मिशनरीज एक्टिविटी। ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो चार्टर एक्ट है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। ये चार्टर एक्ट क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आइए समझते हैं इसके पीछे का रीजंस क्या है जो कि ये चार्टर एक्ट लगाया गया। इसका रीजंस जो है, यहाँ पर ब्रिटिशर एंड अदर यूरोपियन वाले उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि जो ट्रेडिंग है कंपनी की मोनोपोली उसको कम्प्लीटली तरीके से रिमूव कर दिया जाए। ठीक है। इन्होंने यहाँ पर प्लान बनाया, किसका, कैसा प्लान, कि यहाँ पर कम्प्लीटली तरीके से रिमूव कर दिया जाए मोनोपोली को, ट्रेड मोनोपोली को। ठीक है, जो ग्रांटेड की गई है ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस एक्ट की फीचर्स की अगर बात करें तो इस एक्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंप्लीटली तरीके से मोनोपोली को एंड कर दिया गया। यहाँ पर जो मोनोपोली था ट्रेड विथ चाइना, इसको एबॉलिश कर दिया गया, पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया। और यहाँ पर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे यूरोपियन के इमिग्रेशंस पे, उसको यहाँ पर हटा दिया गया। यहाँ पे क्या किया गया, ऑल रिस्ट्रिक्शन किस पे, इमिग्रेशंस पे। ऑल रिस्ट्रिक्शंस मतलब यहाँ पर रिमूव कर दिया गया। और क्या, ऑन इमिग्रेशन एंड प्रॉपर्टी एक्वाजिशंस पे। एक्वाजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हटा दिया गया। और यहाँ पर गवर्नर जनरल को यहाँ पर पावर दी गई थी कि वो कंट्रोल कर सकें। ठीक है, और सुपरवाइज कर सकें, डायरेक्शन दे सकें। किसको डायरेक्शन दे सकें, यहाँ पर गवर्नर जनरल को पावर दिया गया था कि वो कंट्रोल कर सके, सुपर वाइज कर सकें। ठीक है, एंड यहाँ पर डायरेक्शन दे सकें, किसको, किस मैटर पे, सिविल मिलिट्री अफेयर्स को। इसमें जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि यहाँ पर लॉ मेंबर को ऐड किया गया। लॉ मेंबर को ऐड किया गया
फॉर अ गवर्नर जनरल काउंसिल में। और किस लिए किया गया? एडवाइजिंग के लिए, कि वो एडवाइज कर सके गवर्नर जनरल काउंसिल को। ठीक है। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर इंडियन लॉ को यहाँ पर कोडिफाइड एंड कंसोलिडेट किया गया। इंडियन लॉ को कोडिफाइड एंड कंसोलिडेट किया गया। ठीक है। तो गाइज ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जो कि बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। गाइज जो लास्ट चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये फाइनल रिन्यूएबल है कंपनी की चार्टर। इसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट खुद टेक ओवर कर लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगर हम चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के गवर्नर जनरल की बात करें, गवर्नर जनरल कौन था? इसमें था डलहौजी। डलहौजी ने ऐसा यहाँ पर अपना शतरंज रचा जिसके वजह से सबको अपने कंट्रोल में कर लिया। सारे के सारे जितने भी एडॉप्टेड सन हुआ करते थे किंग्स के, उनकी ज़मीनों को हड़प लेता था। ठीक है। ये जो एक्ट है ये फाइनल रिन्यूएबल है, मतलब इसके बाद गवर्नमेंट खुद टेक ओवर कर लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। फाइनल रिन्यूएबल ऑफ कंपनी चार्टर। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें जो मेंबर थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में, उसको यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया। कितना रिड्यूस कर दिया गया? 24 से 18 कर दिया गया। ठीक है। और यहाँ पर सेपरेशन कर दी गई। क्या सेपरेशन कर दिया गया? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस को। ठीक है। इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, यहाँ पर लोकल रिप्रेजेंटेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया। लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ पर? इन इंडियन लेजिस्लेचर में। ठीक है। जिसको जाना जाता है नोन एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके गाइस, नेक्स्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि यहाँ पर ओपन कंपटीशन एग्जामिनेशन स्टार्ट की गई फॉर किसके लिए? सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट के लिए। इसमें क्या किया गया? ओपन कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो है उसको स्टार्ट किया गया। किसके लिए? सिविल सर्विस के रिक्रूटमेंट के लिए। सॉरी, सो गाइस, ये थे इम्पॉर्टेंट चार्टर एक्ट्स जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चार्टर एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज़ 90% जो मेरी ऑडियंस अभी है वो न्यू है एंड 90% जो ऑडियंस है वो अनसब्सक्राइब भी है।